अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और सबसे पहले शायकीन के लिए क्रिकेट के मैदान से एक बहुत अच्छी खबर है और वो ये है कि एशिया कप के शेड्यूल के हवाले से एशिया कप में मैचेस किस वक्त शुरू होंगे, इस हवाले से शेड्यूल सामने आ चुका है। एशिया कप के तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे दोपहर में शुरू होंगे। मैच का टॉस 2 बजे होगा। एशिया कप का जो पहला मैच है वो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में शेड्यूल है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल के रोज़ ये ऐलान भी किया है कि इंजमामुल हक जो मेंस सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर होंगे और इस कमेटी में टीम डायरेक्टर मिकी और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और हसन चीमा बतौर सेक्रेटरी शामिल होंगे। इस हवाले से मजीद डिस्कस भी करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। निगरान वजीर आजम कौन, गुत्थी सुलझ न सकी। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान, किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं होगी। रिजवाना तशद्दुद केस, जमानत कैंसल, मुलजिम सोम्या आसिम गिरफ्तार। और बिजली बॉम्ब तैयार, अवाम के मजीद बुरे दिन शुरू। 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में तश्कील पाने वाली मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त 2018 से शुरू हुई थी और इसकी 5 साल की मुकर्रर मुद्दत 12 अगस्त 2023 की रात 12 बजे मुकम्मल होनी है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कसूर में जलसा आम से खिताब किया और उनका यह कहना था कि असम्बली मुकर्रर मुद्दत से 3 दिन कबल 9 अगस्त को ही तहलील कर दी जाएगी ताकि जो 90 दिन है इंतखाबात के लिए वो मिल जाएंगे। इससे पहले भी इस मौजू पर बात होती रही है और हम ये देखते आए हैं कि बार बार की एक जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट की जा रही है। असम्बली अगर कबल अज़ वक्त तहलील कर दी जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान में जो सबकी नज़रें हैं वो आने वाले आम इंतखाबात पर हैं। उस पर हम देख रहे हैं काफ़ी पेचीदगियाँ भी नज़र आ रही हैं क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो नए इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे और अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियाँ करने के लिए कम अज़ कम 1 से 1.5 महीने का मजीद वक्त दरकार होगा। तो इलेक्शन जो है फिर वो 4 से 4.5 माह बाद होते दिखाई दे रहे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमें ज्वाइन के सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुल्क के निगरान को जो फैसला है वो तो नवाज शरीफ की जेब में है। आप समझते हैं कि जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से ही कोई नाम हो सकता है या फिर इस हवाले से कोई सरप्राइज भी मिल सकता है? बहुत शुक्रिया अनवार खावर साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू योर व्यूअर्स। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इनफैक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना एक सस्पेंस का मामला नहीं होना चाहिए था क्योंकि जो इत्तेहाद है वो इन्हीं जमातों का है जो काबीना में बैठे हैं और साथ साथ जो अपोजिशन है वो भी इत्तेहादी अपोजिशन में कहा करता हूँ क्योंकि वो भी अपने ही बंदे हैं। इन्होंने ही टिकट लेने हैं इन्हीं पार्टियों से अगले इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो ये तो मामला पहले से हो जाना चाहिए था तय। लेकिन अभी ये लगता है कि जैसे जो बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं वो अपने अपने नाम से कहीं ना कहीं वो अड़ गई हैं। फिर वो पहले अपने नामों हों और उसके बाद फिर जो दीगर स्टेट हो उसके साथ बातचीत होगी। तो लिहाजा इस वजह से है जो नाम 1-2 नाम साहब ने भी लिए बाकी भी लिए। जो मेरा पर्सनल अपने सोर्सेज से अपने जो हैं तरह के जो फैसलों से आगाह हैं कम अज कम मुझे ये नाम नहीं लगता है। वो जो सरप्राइज का आपने शायद मेरे और आप होगा लेकिन वो मेरा ख्याल है जो लोग करने वाले हैं उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पराचा साहब, जो पीडीएम है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, उनकी हुकूमत का आज आखिरी दिन है। आप क्या समझते हैं पिछले 15 महीनों में इस हुकूमत की कारकर्दगी किस तरह की रही और अगर यही इनका आना क्या इतना ही ज़रूरी था? अगर यही मुद्दत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुकम्मल कर लेते तो फिर इस पर आप क्या समझते हैं, क्या हर्ज हो सकता था? क्योंकि हमने देखा है जब से ये हुकूमत आई है महंगाई की जो एक नई लहर है वो हमने हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद देखी है और अभी भी जाते जाते भी 20 रुपये फी लीटर पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर गए हैं, डीजल की प्राइसेस में इजाफा कर गए हैं, बिजली की कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और एक फिर से हम ये सुन रहे हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं एक बार फिर से बढ़ाई जाएंगी तो जो गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है
उन्हें क्या फ़ायदा हुआ पीडीएम की गवर्नमेंट आने का, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर भी रिलीफ नहीं दे सकी, तो फिर पीटीआई से अकेले ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटीआई अकेली क्या कर लेती? क्योंकि तमाम जमातें जो कि बहुत बड़ी हैं, पिछले दहाइयों से इस मुल्क पर हुकूमत करती हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो भी कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर सके कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकते। दूसरा, हमें यह कहा गया कि हमने तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, लेकिन हमने रियासत को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन जो आम इंसान है वो इस सिचुएशन में क्या करे, जिसके पास रोज़गार नहीं है, कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, महंगाई हमने देखा कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और जब हम बिल्स की तरफ आते हैं तो आजकल लोग सिर्फ घरों के किराए दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, खाने पीने के लिए भी जो उनके पास पैसे हैं वो भी अब नहीं हैं, 3 वक्त की रोटी जो है वो नहीं खा पाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो इतने बेसिक इश्यूज़ हैं, फिर भी जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी तरजीहात पता नहीं क्या हैं, अपने उनके जो प्रोटोकॉल हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जब हम सरकारी अफसरान की बात करते हैं तो उनको जो प्रोटोकॉल्स मिले हुए हैं और उनको जो बिजली के यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं, उसका खुमियाजा भी आम आवाम भी भुगतती नज़र आ रही है। बिजली की जो तरसीलकार कंपनियाँ हैं वो अगर रिकवरी नहीं कर पाती तो वो सारा बर्डन भी, वो सारा लोड भी आवाम पर शिफ्ट कर दिया जाता है, आवाम से वो बिल्स दिए जाते हैं। किसी भी हम सेक्टर की बात कर लें तो अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, उनको बिजली फराहम नहीं की जा रही, बिजली महंगे नरखों पर हमें मिलती है, तो हमारे मुल्कों की एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़ेंगी? पराचा साहब, अगर पीडीएम को हम देखें, नून लीग को देखें, पीपल्स पार्टी को देखें, आज उनकी हुकूमत का आखिरी दिन है, पिछले 15 महीनों में इनकी कारकर्दगी आप किस तरह की देख रहे हैं? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इस हुकूमत को आना पड़ा? अगर यही टेन्योर पीटीआई चेयरमैन मुकम्मल कर लेते तो क्या हम डिफ़ॉल्ट कर गए होते? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसके 2-3 हिस्से हैं जो मैं ज़रूर बयान करना चाह रहा हूँ। नंबर वन कि डिफ़ॉल्ट कर गए होते, मुआहदा तो जो IMF का इस गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने कैरी फॉरवर्ड किया, वो मुआहदा पीटीआई नहीं है, हुकूमत ने किया था, पीटीआई चेयरमैन ने किया था और खुद ही उसको वायलेट किया। अगर नो कॉन्फिडेंस ना आ रही होती तो शायद वो वायलेट ना करते और मुआहदा स्मूथ होता। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने किसी भी स्टेज पे डिफ़ॉल्ट करना था या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। अलबत्ता जब नो कॉन्फिडेंस हो गया उसके बाद चेयरमैन पीटीआई या उनकी पार्टी की ये ख्वाहिश ज़रूर रही कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 साल था वो चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत रह जाती। इनफैक्ट उस नो कॉन्फिडेंस वाली रात से बहुत पहले कंसर्न इतने ज़्यादा पैदा हो गए थे कि क्या ये लोग मुल्क को आगे लेकर जा भी सकते हैं या नहीं, और उसका मुजाहरा हमने देखा कि जब सेनेट में इलेक्शन हुए और अब हफीज़ शेख साहब का नाम लिया जा रहा है, लेकिन उसी वक्त हफीज़ शेख साहब को तो सेनेट इलेक्शन के लिए अवाम के नुमाइंदों के वोटों से शिकस्त हुई थी। मसलन लोग MNA को इलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वहाँ MNAs ने, अरकान कौमी असम्बली ने बैठकर हफीज़ शेख साहब को रिजेक्ट किया था और वो सेनेटर नहीं बन सके थे। वो उम्मीदवार थे हुक्मरान जमात के, वो हुक्मरान जमात जिसको कौमी असम्बली में मेजॉरिटी हासिल थी, और इसी वजह से ही चेयरमैन पीटीआई ने, जब हफीज़ शेख साहब हार गए थे तो चेयरमैन पीटीआई ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया था, वो भी बड़ा मुश्किल से मिला था। तो वो जो वक्त था वो बड़ा क्रिटिकल था, वो किसी न किसी तरह से खान साहब की हुकूमत नहीं मुल्क को आगे बढ़ा रही थी, इसलिए फिर ये लोग सारे इकट्ठे हुए। तो जो बैगेज था, तीसरा एस्पेक्ट ये है कि ये हुकूमत की कारकर्दगी, इनके ऊपर तो बैगेज ऐसा आ गया पीटीआई की हुकूमत का, वो इकानमी के लिहाज से और उससे बढ़कर जो खारजा पॉलिसी के मामला थे, सऊदी अरब नाराज, अमेरिका नाराज, तुर्की नाराज, चीन नाराज, मलेशिया नाराज, कौन सा मुल्क था जिसके साथ पाकिस्तान का ताल्लुक अच्छा था? फिर कश्मीर वाला 5 अगस्त 2019 में जो कुछ हुआ वो भी तो चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई की हुकूमत के दौरान हुआ। इसलिए जो कंसर्न थे उन कंसर्न को सामने रखते हुए ये फैसला उनके अपने लोगों ने किया। नेवर फॉरगेट। जी लेकिन पराचा साहब, आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम इनको भी अगर डिफेंड करते हैं कि जो पीटीआई का एक बैगेज था वो इनके सर पर था, उन्होंने जो मुआहदा तोड़ा था तो फिर खुमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा, तो इनको क्या जरूरत थी अपनी सियासत खराब करने की? इन्होंने अपनी सियासत खराब कर ली, अगर रियासत बचा भी ली, अपना वोट बैंक तो खराब कर लिया, महंगाई से गरीब आवाम की कमर तो तोड़ दी है, तो अब किस तरह से इन्हें वोट डलेगा?
इनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट भी यही है कि इन्होंने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया, और यकीनन इनको जब ये इक़्तिदार में आ रहे थे इनको मालूम था महंगाई करना पड़ेगी, इनको मालूम था मुल्क के ख़जाने में, यानी पूरी तारीख पाकिस्तान का 76% कर्जा इन 3.5 सालों में लिया जो कि PTI की हुकूमत थी। 76%, ये बकौल इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर के। 80% नहीं, 76%, ये उन्होंने खुद कहा था। 76% कर्जा आपने 24% कर्जा वापस करने के लिए लिया, वो किधर गया? वो $3 अरब तो पता चला कि इन्होंने अपने मनपसंद बिजनेसमैनों या इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिए, लेकिन उससे जो एक बर्डन एडिशनल आया, फिर सब्सिडी IMF की शराइत आ गई कि सब्सिडी आप विदड्रॉ करें। महंगाई क्यों हुई है? क्योंकि सब्सिडी विदड्रॉ हुई है। अदरवाइज तो जो पेट्रोल प्राइस उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में थी, अब भी वही है। बड़ी इसलिए है कि जो रियायत दी जाती थी पाकिस्तान के अंदर सेल के लिए, वो रियायत कम की गई हैं, खत्म की गई हैं, इसलिए सब्सिडी विदड्रॉ हुई और चीजें महंगी। हम कल से देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में यही बात हो रही है कि जो तमाम PDM की जमातें, उनमें कंसेंसस ये हो चुका है इस हवाले से कि 2 साल तक जो निगरान सेटअप है, कंसेंसस ये किया जा रहा है कि मुज़ाकरात इस हवाले से जारी हैं कि 2 साल तक निगरान सेटअप ही रहेगा। तो क्यों इतना अभाम है इन तमाम चीज़ों को लेकर? नए मतलब इंतखाबात फिर हमें होते नहीं नजर आ रहे? शायद आप यही के एक प्रोग्राम में को 1 महीना पहले मैं आपके स्टूडियो आया था इस्लामाबाद, वहीं पर मैंने ये बात की थी कि मुझे इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। और अब 2 साल का फिगर तो आप भी किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कोट करके बता रहे हैं जी। तो ये जिस स्लाइड से हम चढ़ रहे हैं, ये स्लो एंड स्टडी है। इलेक्शन आइन में 90 दिन है, दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का ऑर्डर भी था कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं। ना तो आइन के तहत इलेक्शन हुए, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत इलेक्शन हुए। अब मैं कैसे मानूं कि अब वही आइन की पासदारी की जाएगी? यानी बड़ा अनफॉर्चुनेट हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहां पर आइन वाली प्रोविजन भी इग्नोर हो गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इग्नोर हुआ। अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट आई, उसमें लिखा गया कि हमारा उस वक्त का ऑर्डर 4 अप्रैल का अभी स्टैंड करता है। बट वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन? और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो किसी को बुलाकर कुछ उसको सज़ा दी गई। यूसुफ रज़ा गिलानी 3 सेकंड के लिए टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको सज़ा हुई थी और वो नाअहल हो गए। इसलिए अगर ये सारा कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे मैं कैसे मान लूँ कि आगे वही कुछ होगा जो हमारी किताबों में लिखा है या जिस पर पहले अमल दरामद हुआ है। खुदा करे कि वक्त पर चीनें, खुदा करे मुल्क आगे बढ़े, खुदा करे मुल्क की इकानमी ठीक हो, क्योंकि असल मसला तो इकानमी का है पाकिस्तान। ठीक है पराशर साहब, अभी PTI चेयरमैन जेल में मौजूद हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? लगता है कोई मुआहदा हो जाएगा, कोई रिलीफ उन्हें मिल सकेगा? उनका कोई सियासी मंजरनामा मुस्तकबिल में देख रहे हैं आप? अभी तक तो जो नजर आ रहा है वो जेल जाने से 1 रात पहले भी वही बातें कर रहे थे। पिछले हफ्ते भी जब जेल गए उससे 1 हफ्ता पहले वही बातें कर रहे थे कि जनरल बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा। तो अगर वो खुद नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पर सियासत करने के लिए, आज वो याद करते हैं जनरल बाजवा साहब को। 2018 क्यों नहीं याद करते? 2017 क्यों नहीं याद करते? 2014 क्यों नहीं याद करते? जब धरना, मुझे पता है मैंने धरना कवर किया था कि धरना कैसे चलता रहा इतने दिन, कौन कौन थे उसके पीछे। वो 2011 क्यों नहीं याद करते? अक्टूबर में जब लाहौर का जलसा था, किसने जलसा कराया था? ये जो कट ऑफ चीजें हैं ना कि आप एक आधी पिक्चर देख लें, आधी पिक्चर नहीं देखें। आपको फिर अगर पिक्चर देखनी है तो पूरी पिक्चर देखनी चाहिए कि कहाँ कब कैसे हुआ, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जेल गए, कोई एक केस नहीं है, अभी तो बहुत सारे केस पड़े हैं। अभी तो ठीक है पराशर साहब, जिस तरह परवेज खट्टक का हमने देखा है कि इंटरव्यू सामने आया और वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो PTI चेयरमैन है वो तो अपनी मर्जी करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। तो अभी भी आपको ऐसा लगता है कोई उन्हें ड्राइव कर रहा है, कोई उन्हें गाइड कर रहा है, या वो फिर अपने फैसले खुद ही करते हैं, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अभी भी वो वही बातें करते दिखाई दे रहे हैं? अब परवेज खट्टक साहब तो एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजारी। ANP या
दूसरी जमातों में रहकर वो फिर आ गए इधर पीटीआई में, तो उनको मालूम है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, सियासत कैसे होती है। ये आए थे कि नहीं नहीं मैं बस अपना ऑर्डर चलाऊंगा, कोई ना कोई तो ऑर्डर देता है या मशवरा देता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बहुत सारे नाम हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन इनके पीछे करते थे, ये कौन इनका एजेंडा चलाते थे। अब वो बातें सबको मालूम है तो नाम लेना नामुनासिब है, लेकिन ठीक है। तो पराचा साहब, जिस तरह से हमने ये देखा पनामा केस में नवाज शरीफ को सजा हुई, और पनामा केस में भी हमने देखा सैकड़ों नाम ऐसे मौजूद थे जो पाकिस्तानियों के थे, पाकिस्तान में मौजूद थे। अब तोशाखाना के हवाले से भी सिर्फ चेयरमैन पीटीआई को ही सजा मिली है, हालांकि एक लंबी फहरिस्त निकली है जिन्होंने भी तोशाखाना पर हाथ साफ किए हैं, बहुत सारे तहफ़ लिए हैं और फिर फॉर्म बी में उसको जाहिर भी नहीं किया। तो आप क्या देख रहे हैं, इंसाफ का पलड़ा यहाँ बराबर किया जाएगा? जिस तरह नवाज शरीफ के टेन्योर में तो सिर्फ उन्हें सजा हुई थी, तो यहाँ भी सिर्फ पीटीआई चेयरमैन को ही सजा होगी इस मामले पर? 1954 से जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक हम इंसाफ के पलड़े या तराजू के पलड़े बराबर करने की ख्वाहिश तो रखते रहे हैं, लेकिन ये कभी तराजू बराबर नहीं हुआ। अभी नवाज शरीफ की आपने खुद बात की, जो कुछ नवाज शरीफ के साथ 2016-17 में हुआ वो कहाँ का इंसाफ था, वो किस इंसाफ की किस डेफिनेशन से निकाल कर वो इंसाफ को एक नमूना बनाकर पेश किया गया। JIT बनी, व्हाट्सएप पे बनी, JIT की जो कार्रवाइयाँ थीं वो कौन मॉनिटर करता रहा, कैसे आगे बढ़ती रहीं। फिर जनाब वो पनामा में अगर कुछ नहीं निकल रहा था तो अकामा बनाकर आपने, वो अकामा वाला करप्शन नहीं था, वो था कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन थी अपने बारे में वो छुपाई जो कि आपके ऊपर लायबिलिटी लगती है। तो अभी तक तो जो करप्शन वाली बातें थी पनामा की, वो तो दास्ताने रोज़ाना, ये सब कैरेक्टर जो आज एक्सपोज हो गए सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर, एक से बढ़कर एक बात किया करते थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठने वाले वो डैम वाले हजरात, वो सारे एक्सपोज हो गए। तो इंसाफ का तराजू अगर वो उस वक्त के बेइंसाफी को इंसाफ में, जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी वो पड़ी है अपनी जगह पर, वो भी एक ऑनरेबल जज साहब ने कहा था कि हमारे हाथों इंसाफ का कत्ल हुआ है। फिर आसिफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल एक डिक्लेरेशन होता है या एक एग्जीक्यूटिव लेटर होता है, वो भेजा सुप्रीम कोर्ट को रीओपन करने का, आज तक तो नहीं हुआ। तो इंसाफ के तराजू को या इंसाफ के दोनों पलड़ों को आप कहाँ किस तराजू में देखेंगे, तो सवाल वही है जो 1954 से पड़ा है। तो इसका मतलब तो फिर यही है कि जो अदालतें हैं उन्हें जो सियासी मामलात हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए, किनाराकशी करनी चाहिए, क्योंकि किसी के हक में फैसला आ जाए तो दूसरी पार्टी फिर उस फैसले को नहीं मानती। जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपने फैसले को डिफेंड करते रहे और यही कहते रहे कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, अभी पीटीआई चेयरमैन भी वही बातें करते दिखाई देंगे फिर हमें। आप कहते हैं इज्तनाब करना चाहिए, वो जंप इन करते हैं कि नहीं वो हमारा 184(3) के अंडर राइट है, हमारा अख्तियार है। दूसरों को तो बताती है अदालत के ड्यूटी और पावर में बड़ा फर्क होता है। तो अपने ऊपर जब आती है ड्यूटी और पावर, तो उसमें सिर्फ पावर ही रह जाती है, ड्यूटी नजर नहीं आती। ड्यूटी मीन कि यहाँ बंदा फांसी लग गया, उसके बाद केस चला और पता चला कि वो तो बेकसूर था, वो लोग उसके घर गए और पता चला कि 2 साल पहले वो मर चुका है बेचारा। 100 साल केस चलता है बैठकर। लेकिन ये जो सुओ मोटो है, ये सारे पॉलिटिकल केसेस पे ही होते हैं ना, इधर से लेकर उधर तक। मसलन साकिब निसार वाले सुओ मोटो देख लें, चौधरी इफ्तिखार वाले सुओ मोटो नोटिस देख लें, आप सुओ मोटो के जरिए ही पूरी हुकूमत को ब्लॉक करके, जिसको एक टर्म में यूज की जाती थी जुडिशल एक्टिविज्म या जुडिशल मार्शल लॉ, तो हमने तो 10-12 सालों में वही कुछ देखा है कि वही सुओ मोटो हो जाता है। चलो जी गिलानी साहब आप घर चले जाएं, चलें जी फलां साहब आप घर चले जाएं, चलें जी नवाज शरीफ साहब आप घर चले जाएं। उसके बाद क्या होता है इंस्टेबिलिटी, उसके बाद क्या होता है गैर यकीनी, उसके बाद क्या होता है इकानमी आकर सारा बम जो है वो मुल्क की मईशत पे गिरता है, वो मुल्क की जो सरमायाकारी का माहौल है वो खराब होता है, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ठीक है पराचा साहब, एक कमेंट आपका चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक आम स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वो फैसले करें मुस्तकबिल के लिए और ऐसी सियासत करें जो कि मुस्तकबिल में उनके लिए और मरियम नवाज के लिए बड़ी आसान हो। इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं आप? मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि ये आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं,
वो सिंबॉलिक अपनी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात कर रहे थे कि जो अगली जनरेशन हैं उनके लिए मैच्योरिटी हो फैसलों में, उनमें डेमोक्रेसी। जी ठीक है, सीनियर तजियाकार शौकत फराजा हमारे कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ जिक्र करेंगे हम परवेज खटक के उस इंटरव्यू का जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई अपने इत्तेहादियों से पूछते तक नहीं थे और हमें इलेक्शन कराने के 4 मौके मिले, इलेक्शन के 4 मौके ज़ाया किए गए, चेयरमैन पीटीआई नहीं मान रहे थे। इस हवाले से उनका ये कहना है कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं वो पकड़े गए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत खुद ख़त्म की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मईशत बेहतर करने का भी कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं था, कोई ऐसा जो सेटअप था वो मौजूद नहीं था। चेयरमैन पीटीआई खुद फैसले करते हैं, हमारी बातों की कोई अहमियत नहीं है। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद से बैठकर मुल्क चलाना चाहते थे और हम इस सोच से पार्टी चला रहे थे कि नया पाकिस्तान बनेगा। हमने इस हवाले से मेहनत की थी, लेकिन इसका हमें जो सिला दिया गया ना ही हमें पूछा गया। और ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने एक इंटरव्यू के दौरान की हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपने करतूतों की वजह से जेल में मौजूद हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खिलाफ बहुत से झूठे मुकदमात बनाने वाला खुद सच्चे मुकदमे में इस वक्त जेल है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमशान बुखारी की 9 मई की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक मुबैना गुफ्तगू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाई, जिसमें शमशान बुखारी ने बताया कि कोर कमेटी में फैसला हुआ है कि एहतजाज फ़ौज के खिलाफ होगा। अता तारड़ ने कहा कि सानिया 9 मई एक सोचा समझा मंसूबा था। शफकत महमूद और शमशान बुखारी को 9 मई का हिस्सा ना बनने पर सलाम पेश करता हूँ। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब ने। फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अब जेल में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, बड़े करीबी ताल्लुकात आपके रहे हैं, बड़ा करीब आप रहकर आपने उनके साथ काम किया है, उनका अब सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़ाती तौर पे खुशी तो कोई नहीं हुई। 16 साल हमने काम किया है और 16 साल उनके लिए और पार्टी के लिए दिन रात एक किया। हमारे खाई पर्चे झीले जेलें काटी, हर किस्म की जनाब आंधी तूफान, पुलिस, इंतजामिया, पाबंद सलासल, जुल्म, जबर, इस्तिबदाद, हर चीज़ 16 साल बर्दाश्त की। लेकिन बस अफसोस ये है कि नफरत, गुस्सा और इंतकाम, इसकी आग में जलकर जो रियासती अदारों, फौज, ISI के खिलाफ एक मूवमेंट जो शुरू की थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, और जिसकी वजह से फिर 9 मई का वाक़या रोनुमा हुआ, बल्कि वाक़यात रोनुमा हुए, तो अफसोस होता है। बाकी तोशा खाना के हवाले से सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने रखूँगा कि ग्राफ कंपनी ने जब उमर फारूक के पास मिसेस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सहेली दुबई गई गाड़ी लेकर बेचने के लिए उमर फारूक के पास, तो उमर फारूक ने ग्राफ कंपनी से रब्ता किया जो जिसने उसको बनाया था, और सिर्फ एक पीस बनाया था। ये पब्लिक के लिए नहीं थी, ये सिर्फ मोहम्मद बिन सुलेमान की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर आजम जनरल चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं, वजीर आजम जनाब पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से उसने ये घड़ी बनाई थी, बड़े शौक से बनाई थी। तो ग्राफ कंपनी वालों ने जब बताया मोहम्मद बिन सुलेमान को कि ये घड़ी बिकने के लिए आई है, तो वो इतना मुतनफ़र हुआ, इतना दुखी हुआ, इतना फेडअप हुआ कि उसने $3 अरब जो सऊदी एस्टेब्लिशमेंट ने ज़र मुबादला के ज़खायर को मेंटेन करने के लिए 2019 में पाकिस्तान की खजाने में जमा कराए थे, वो वापस ले लिए थे, आपको याद होगा। और $3.25 अरब के तेल उधार देने का जो वादा और माहिदा हुआ था, वो भी वापस ले लिया। अब जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को, आपके प्रांत से वो जरा सुनने वाली है जी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि $1 अरब जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते हैं तो $10 महंगा हो जाता है।
उन दिनों 1.5 महीने के अंदर इस 3 अरब डॉलर के निकलने की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 30 से 40 रुपया डॉलर जो है वो महंगा हो गया। जी सुने, अभी पूरी सुनिएगा। अब ये जो 30 से 40 रुपया डॉलर महंगा हुआ था, कई हजार अरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर कर्जा मजीद चढ़ गया था। इसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके, तबाही, बर्बादी जो आई थी वो इसके अलावा थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हर इंडिकेटर इस 30 से 40 रुपए डॉलर महंगा होने से जितना तबाह बर्बाद हुआ था वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ एक शख्स की इस ख्वाहिश के ऊपर कि मुझे पैसा मिल जाए, ये घड़ी बेच दूं मैं, घड़ी भेज के मुझे पैसा मिल जाए, आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के खजाने को और पाकिस्तान की आवाम को क्या कुछ भुगतना पड़ा था। तो मैं ये समझता हूं कि तोशा खाना केस के अंदर जो सजा हुई वो पूरा 1.5 साल केस चलता रहा। 41 पेशियां हुई, जिसमें से सिर्फ 3 पेशियों पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ आए। आपकी 38 पेशियों में उन्होंने आना गवारा नहीं किया और फिर 3-3, 4-4 दफा सेशन की अदालत में उनको नए सिरे से मौका मिला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए सिरे से मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए सिरे से मौका मिला, जमानत, स्टे। ठीक है फैज साहब, एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि ख्वाहिश ये थी घड़ी बेच दी जाए, पैसे मिल जाएं, ये ख्वाहिश बुशरा बीबी की थी, फराह कोगी की थी या पीटीआई चेयरमैन की थी? क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं, वो सादिक अमीन रहे हैं, आप लोग भी यही डिफेंड करते रहे हैं और यही हम सुनते आए हैं कि उन्हें तो बहुत लोग डोनेशन भेजते हैं, उनके हॉस्पिटल के लिए भेजते हैं, उनके पास जो एटीएम मौजूद थी उन्हें तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। बहरहाल मैं अपनी 16 साल की रफाकत का निचोड़ बता दूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पैसा और पैसे वाला आदमी वो बहुत अच्छा लगता है। जिसके पास पैसा ना हो, चेयरमैन तहरीक इंसाफ उसके साथ कोई ताल्लुक और कोई रिश्ता रखना जनाब गवारा नहीं करते और वो उसी कोई जनाब करीब लाते हैं कि या तो जो उनको सर्विसेज दे रहा हो, सर्विसेज जिस किस्म की भी आप उसको जनाब एक्सप्लेन कर लें मजीद, ठीक है, और या पैसे वाला हो। तो ये पैसे की लालच है कि जिसकी वजह से आज जो है वो सारा चौहान साहब इसीलिए आपको मीटिंग से बाहर निकाल देते थे क्योंकि आपके पास तो पैसे नहीं थे। बात ये नहीं, हाँ आप एक हवाले से कह भी सकते हैं, लेकिन वो जहां तो भाई जी एक बंदा कोई भी बिलियनर आ जाए हराम हलाल का पैसा लेके 3 दिन लगते थे उसको मक्की ओहदा हासिल करने में और 3 दिन लगते थे उसको पार्टी चेयरमैन के करीब होने पे। डोनेशन दे दे वो शौकत खानम को और नंबल को, ठीक है, और बस वो बिल्कुल पार्टी के अंदर मुसल्लत हो जाता था, पार्टी के अंदर बड़ी अहम पोजीशन पे आ जाते थे, पार्टी के मामलात के अंदर, अपने मामलात के अंदर। तो ये तो सारी पीटीआई के लोग देखते रहे हैं ना, ये अब भी देखते रहे 16 साल। लेकिन बहरहाल ये जो तोशा खाना काबा वाली घड़ी है, इसने बहुत पाकिस्तान को, पीटीआई को, के चेयरमैन को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अच्छा चौहान साहब, एक और जो हम देखते हैं, जो बाकी तमाम जमातें हैं वो यही समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान की जो तरक्की का बाकायदा एक मंसूबा है उसको रोका है। जिस तरह से हम पंजाब की बात करें तो वो उस्मान बुज़दार के हवाले किया गया, बुज़दार डॉक्ट्राइन के हवाले किया गया, सी पैक पर चीन को नाराज किया गया। तो ये क्या कोई मंसूबाबंदी थी या फिर इसको हम पीटीआई चेयरमैन की नाअहली समझें? इंटरनेशनल वो टूल्स और इंटरनेशनल वो अदारे और इंटरनेशनल वो एजेंसियां जो पाकिस्तान की दुश्मन है, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो नौज़बिल्ला माज़अल्लाह पाकिस्तान को 2 से 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को वाहिद इस्लामी एटमी ताकत के तौर पे देखना नहीं चाहती, जो पिछले 30 साल से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि 2025 या 30 तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में इस जोग्राफिया के साथ मौजूद नहीं होगा। उन ताकतों ने अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर और इस 1.5 साल की तहरीक के फसाद फिल अर्ज़ के ऊपर। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के सबसे मुहिब्बे वतन आवाम को ही इस्तेमाल किया गया इस पूरी तहरीक के अंदर। मेरे जैसे, आप जैसे, इस तरह के लाखों लोग जो इस वक्त हजारों लोग जेल में हैं, सैकड़ों फैमिलियां तबाह बर्बाद हुई हैं 9 मई के बाद, तो सारों को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो चौहान साहब आपको क्या लगता है सियासी मुखालिफिन की, अगर हम, ठीक है, आपसे दोबारा एक बार फिर से बात करेंगे, खुसूसी तकरीब जारी है इस वक्त
मेजर तुफैल शहीद का जो निशान हैदर के हवाले से 65वां यौम शहादत है, वो इस वक्त तकरीब जारी है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। अफवाज पाकिस्तान के तमाम शुहदा, खुसूसन मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, इनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन अफवाज पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबी कामरानी नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन तो हमारी दुआओं को अपने फज़ल व करम से कबूल मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 65वां यौम शहादत, मज़ार पर फूल चढ़ाने की तकरीब जारी थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मुल्क की मईशत से मुताल्लिक़। गुज़श्ता 15 माह के अरसे में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में 34 बार रद्दबदल किया गया, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में 12 बार इजाफा और 8 बार कमी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के नताइज अवाम पर ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं और महंगाई जिसने पहले ही अवाम का बुरा हाल कर रखा है, अब मौजूदा महंगाई की लहर हर खास आम को परेशान कर रही है। बात करें बिजली की, जो कि पहले ही मुतअद्दिद दफ़ा महंगी की जा चुकी है और अब बिजली सार्फिन पर 144 अरब 69 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी भी की जा चुकी है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का कहा है। बिजली तकसीम करने वाली कंपनीज ने सार्फिन पर इजाफी बोझ के लिए नेपरा से बाकायदा रब्ता भी किया है और नए कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज़ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में नुमाया तेज़ी का भी रुझान है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। लिए इस मरतबा फिर से हम सुन रहे हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं वो फिर से बढ़ाई जाएंगी, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये IMF मुआहदे की वजह से है या जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं वो हम देखते हैं वो भी अगर रिकवरी नहीं कर पाते हैं तो वो जो बर्डन है, वो जो लोड है, वो सारा आवाम पर ही शिफ्ट कर रहे हैं? शुक्रिया अनवार साहब। बात यह है कि ये कहना तो सही नहीं कि ये IMF की शराइत है। बेसिकली आप जो भी बात कर लें कि आपके रुपए की कदर भी आप गिराते हैं, आप हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, हम कोई डैम नहीं बनाते और
और इसी तरीके से टैक्सों में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये बुनियादी वजूहात हैं। टैक्स चोरी भी हो रही है और ट्रांसमिशन के भी लॉसेस हैं। मगर मैं बुनियादी तौर पर आपसे एक बात बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस माली साल में बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, रुपए की कदर मज़ीद गिरेगी और मईशत की शरह-नमू सुस्त रहेगी, तिजारती खसारा आपका बढ़ेगा, जारी हिसाबात का खसारा आपका बढ़ेगा। इन तमाम चीज़ों के असरात इम्पैक्ट जो हैं वो मईशत पर भी होंगे, बिजली के नरखों पर भी होंगे और पेट्रोलियम के नरखों पर। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो हम ये देख रहे हैं कि डिस्कोस की जानिब से रिकवरियां नहीं की जा रही, 60% रिकवरी नहीं की गई, एक बहुत बड़ा फिगर है। तो सारा बोझ तो फिर अवाम पर डाल रहे हैं, क्यों इनको प्राइवेटाइज नहीं करते? नहीं, जो प्राइवेटाइज जिनको किया है उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने भी लूटा है अवाम को। ये प्राइवेटाइजेशन मसले का हल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि बिलों की अदायगी नहीं होती, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जो चीज़ आपसे कह रहा हूँ, निजकारी का जो तजर्बा हमारा है 92 के बाद से, तो मैं तो ये वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल कुछ और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको 6-7 पॉइंट दे देता हूँ। वो चीज़ें अगर ठीक नहीं होती तो ना बिजली के नर्ख जो है वो और ना पेट्रोल के नरखों में, ना आपकी महंगाई कम होगी, ना मईशत गिरो करेगी, ना आवाम की हालत बेहतर होगी। वो बुनियादी नुक्ते हैं। नंबर एक तो ये कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं, हमारी जो दरामदात हैं, वो हमारी एक्सपोर्ट की दुगनी से ज़्यादा हैं। अगर आपको पता हो कि 9/11 जब हुआ था तो 1-2 अरब डॉलर का फ़र्क होता था, अब ये 30-30 अरब डॉलर का सालाना का फ़र्क है। ये इतना बड़ा फ़र्क है कि हमारी मईशत जो है ठीक नहीं हो सकती जब तक हम ये हरकत बंद नहीं करते। दूसरी ये था कि ये जो तिजारती खसारा हो जाता है उसको कम करने के लिए हम जाली रेमिटेंसेज मंगाते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से, जो कि एक मुस्तकिल एमनेस्ट्री है, उससे कई हज़ार अरब आपको टैक्सों में नुकसान होता है। 2 और तीसरी बात ये थी कि आज भी मुल्की कानून के तहत आप चोरी का पैसा जायज़ पैसे से डॉलर खरीद के बैंकों के जरिए बाहर भेज सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कि 5 सालों में जितना पैसा कानूनी तरीके से बाहर गया है, गैर कानूनी नहीं, कानूनी तरीके से, उससे आप कई डैम बना सकते थे। और अगर डैम आप बनाए, बड़े बड़े डैम, तो उससे क्या होता, बिजली हमारी बनती 7 रुपए यूनिट, और अब हम जो है 48 से 51 रुपए बन रही है हमारी फर्नेस वायर से। तो ये तीसरी बड़ी वजह है। और चौथी वजह है कि दानिस्ता हम रुपए की कदर गिराते हैं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये हमारी चौथी बहुत बड़ी वजह है। और 5वीं बड़ी वजह ये है कि जब तक आप आज की तारीख में मैं अगर आपको 2 जुमले बता दूं, इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब बुनियादी मसला इस वक्त ये है कि जिन लोगों की सैलरी अगर 30,000 है, 35,000 है या 40,000 है, उनको 10 से 12,000 का बिल आ रहा है। 100-200 यूनिट की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो लोगों को 8-8 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। पहली कीमत बहुत बढ़ चुकी है। बिजली के बिल में हम देख रहे हैं कि अजीबोगरीब किस्म की फीसें लगी हुई हैं। कभी टीवी फीस की बात होती है, रेडियो फीस की बात होती है। तो अभी जो ये अरबों का इजाफे की बात कर रहे हैं, तो आम सारिफ तो फिर बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि हम अखराजात या महंगाई में कमी नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह आमदन बढ़ाने के जो तरीके हैं उनको भी नहीं अपना रहे। देखिए, मैं आपसे बता दूं ना कि हम अवाम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? क्या इदारे? देखिए, बजट की तकरीर निकाल लीजिए जून 2022 की। मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। जून 2022 में ये कहा गया था बजट तकरीर में, जिसको पार्लियामेंट ने मंजूर किया। ये तो शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जो अवाम सिर्फ बिल देने में ही मसरूफ है, जहां पर कनेक्शन लगाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन आप एक ही जुमला दोहराते जाएंगे, वो मसले का हल नहीं है। वो तो आपने कह दिया। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो आप पहले जब तक सुनेंगे नहीं तो फायदा कोई। जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, वही बात आपका जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए, जब बजट तकरीर में ये कहा गया कि 3000 अरब रुपया टैक्सों की चोरी हो रही है, हम इसको रोक के आमदनी बढ़ा के अवाम को देंगे। वो 3000 अरब सालाना का 4000 अरब हो गया। अवाम खामोश है। वज़ीर आज़म ने ये कह दिया कि जी बिजली चोरी हो रही है, लोग बिल नहीं देते, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, और कीमतें बढ़ाने के बावजूद सर्कुलर डेट बढ़। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से, जिस पे हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करते हैं। मुलजिमा सोमिया ने 2 दफ़ा ज़मानत हासिल की थी। बिलाखिर कल ज़मानत खारिज होने पर मुलजिमा को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कल अदालत में कम उम्र बच्ची रिजवाना की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताया गया। तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची रिजवाना को 14 इंजरीज़ हुई हैं। बच्ची के आगे अगर हम बात करते हैं खोपड़ी के दाएँ या बाएँ तरफ तो और पिछले हिस्से में भी इंजरीज़ हैं। बच्ची की आँखों, गाल, होंठों और कमर पर भी चोटें हैं, और एक नहीं बच्ची को मुतअद्दिद इंजरियां हैं, पसलियों तक भी वहाँ उसके इंजरीज़ हैं।
फरीकैन के दलाल सुनने के बाद मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया और उन्हें अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब रिजवाना की वालिदा ने कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं और हम किसी से भी पैसे नहीं लेंगे। रिजवाना की वालिदा ने यह भी कहा कि हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन अपनी बच्ची का सौदा नहीं करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ीशान सैयद ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, बताइएगा कि कल मुलजिम सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, अदालत में कल क्या हुआ? देखिए, जो बच्ची कमसन घरेलू मुलाजमा रिजवाना के ऊपर तशद्दुद किया गया था और उसके जो मरकज़ी मुलजिमा है सुमैया आसिम हफीज़, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दी थी और गुज़श्ता रोज़ एडिशनल सेशन जज फ़रूख फरीद ने उनकी दरख्वास्त पर समाअत की थी। दोनों फरीकैन की जानिब से आर्गूमेंट्स जब मुकम्मल हुए तो अदालत की जानिब से उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई और पुलिस को गिरफ्तारी का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ अदालती अहकामात पर सुमैया आसिम को जो है वो गिरफ़्तार करके रात उनको इस्लामाबाद के वुमेन थाने G7 में रखा। आज उनको दोबारा अदालत के सामने पेश करेंगे और इतलात के मुताबिक जो सिविल जज शाइस्ता करीम कुंडी की अदालत में उसको पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से जो मरकज़ी मुलजिमा है सुमैया आसिम, उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि जो जज साहिबा है शाइस्ता करीम कुंडी, वो कितने दिनों की उनकी रिमांड देते हैं। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज फ़रूख फरीद ने उनकी दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ खारिज कर दी और उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई। कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से अगर मैं बता दूं तो गुज़श्ता रोज़ जब मुलजिमा अपनी वकील के साथ जो है वो अदालत में पेश हुए, वकील की जानिब से बयान ये आर्गूमेंट्स अदालत को बताए गए कि जो बच्ची है रिजवाना, इसके ऊपर हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, ना हमारी वो घर मुलाजमा थी, बल्कि उन्होंने वापस जो मुतासरा बच्ची है उनकी वालदा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इनकी वालदा ने खुद अपनी बच्ची को इस बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है और वो हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करे। जितनी भी इल्ज़ामात है, जो दफ़ात लगाए गए हैं, वो सारे बेबुनियाद है। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से कहा गया था अदालत को कि जब बच्ची को हमने बस स्टैंड पे छोड़ा तो बच्ची गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। जो मुलजिमा है सुमैया। ठीक है ज़ीशान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त सरकारी वकील हैं रिजवाना केस के हवाले से वकास हैरल, उन्होंने भी ज्वाइन किया। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि कानून के मुताबिक अगर दलाइल पुख्ता दिए जाते हैं तो फिर मुलजिमा को जमानत नहीं मिलती, तो क्या जो अबूरी जमानत मिलना है मुलजिम या मुलजिमा का हक होता है? नहीं जी, अबूरी जमानत मिलना मुलजिम का बिल्कुल हक नहीं होता। हक सिर्फ वहां पे होता है जहाँ ऑफेंस बेलेबल हो। तो इस केस में तो ऐसे नंबर ऑफ ऑफेंसेस ऐसे थे जो कि ना सिर्फ बेलेबल थे, बल्कि वो हम कानून की जबान में कहते हैं कि वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते थे। तो प्रोहिबिटरी क्लास में जो फॉल करते हैं ऑफेंसेस, उसमें तो बेल जो है वो बिल्कुल नहीं होती और दिस वाज वन ऑफ द रीजन के शायद बेल जो है वो डिसमिस भी हुई। ठीक है, तो वकास साहब, कल जो जमानत खारिज की गई है वो मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई है या जो GIT में उनसे तफ्तीश हुई थी उसकी जो कि स्टेटमेंट सामने आई उस हवाले से हुई है, बच्ची की किसी स्टेटमेंट के हवाले से हुई है या वालिदैन की स्टेटमेंट के हवाले से जमानत खारिज की गई? देखिए जी, कानून में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस एस्टैब्लिश करना होता है कि when there are reasonable grounds to connect the accused with the offense। तो जो reasonable grounds हैं that were comprised of many evidences, जिसके अंदर ना सिर्फ मेडिकल था बल्कि उसके साथ जो स्टेटमेंट थी, सबसे अहम उसमें इंजर्ड की विक्टिम की अपनी स्टेटमेंट थी जो कि पुलिस के सामने रिकॉर्ड हुई। उसके अलावा जो और विटनेसेस थे जिसके अंदर उसकी वालिदा है, उसका वालिद है और उसका एक जो है मामू है, उनकी स्टेटमेंट थी। तो एक और इंडिपेंडेंट विटनेस वो उस बस का ड्राइवर भी था जिस बस पे उसने इस्लामाबाद से सरगोदा की तरफ ट्रैवल किया, तो उसका भी बयान था जो कि पुलिस के सामने रिकॉर्ड हुआ था। तो ये बेसिकली मेडिकल एविडेंस भी थी प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने इस नतीजे पे पहुंची कि मुलजिमा के खिलाफ जो है वो काफी शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पे जमानत खारिज की जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा इस केस में हम ये देख रहे हैं कि मुलजिमा तो सोमिया है जिन्होंने कम उम्र बच्ची को मुलाजमा अपनी रखा है, तशद्दुद का निशाना बनाया है,
तो जो चाइल्ड लेबर के कवानीन हैं उनका इतलाक भी होता है जज साहब पर भी, उनकी अहलिया पर भी। इसी तरह तो हम देख रहे हैं कि जो रिजवाना के वालिदैन हैं उन पर भी चाइल्ड लेबर कवानीन का इतलाक होगा, इस हवाले से भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए जी, बेसिकली तो ये नंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉज ऐसे हैं जिनकी ये खिलाफ वर्जी है, और उन्हीं इंटरनेशनल लॉ जिसमें अगर हम बड़ी मोटी मोटी भी बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से ICCPR है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स है, और उसी के ही परसुएंस में जो हमारे नेशनल लॉज हैं जिसमें मेनली इस्लामाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक्ट है, पंजाब का चाइल्ड प्रोटेक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द चिल्ड्रन एक्ट है पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी। तो देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉज जिसके अंदर चाइल्ड को एम्प्लॉय करना ही इटसेल्फ एक जो है वो सिरे से ऑफेंस है। तो सिमिलरली ये इस चीज का इतलाक ना सिर्फ एम्प्लॉय करने वाले पे है बल्कि एम्प्लॉय करवाने वाले पे भी है और उसके फैसिलिटेटर पे भी है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो यकीनन ये उसके जो वालिदैन हैं ये ना सिर्फ ये तो एम्प्लॉयर थे, इन्होंने तो किया ही किया है, लेकिन उसके साथ साथ उसके वालिदैन भी अगर ये इन्वेस्टिगेशन उस तरफ लीड करती है तो ऑब्वियसली वो भी इसके जुमरे में आ सकते हैं। ठीक है वकास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो रही? क्योंकि जब शुरू में हमने भी रिजवाना के अहले खाना से बात की थी तो उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। तो अभी आप ये समझते हैं कि तमाम इनफ एविडेंसेस मौजूद हैं कि अगर बच्ची पर तशद्दुद हुआ, जो कि हम मेडिकल रिपोर्ट में भी देख रहे हैं, बच्ची के अहले खाना की स्टेटमेंट है, उसकी अपनी स्टेटमेंट है, तो फिर सजा दिलवाने के लिए मुलजिमा को ये तमाम शवाहिद काफ़ी हैं? जी बिल्कुल। अब मुझे नहीं लगता कि कल मेरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी डिटेल में मुलाकात भी हुई, हमने केस को प्रॉपर डिस्कस भी किया। तो अब कोई ऐसा कोई दूर तक भी ऐसा कोई शुबा भी नहीं किया जा सकता कि किसी कोई इन्फ्लुएंस, किसी किस्म का कोई प्रेशर है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर चल रही है, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जहां तक शहादत की बात है तो इसके अंदर अब जो एक गवाहों के बयानात हैं, दैट इज सपोर्टेड एंड करबोरेटेड बाय द अदर मेडिकल एविडेंस, और अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है। हो सकता है कि वो जिसकी बुनियाद पे हमने कल ये जज साहब को रिक्वेस्ट की थी बेल खारिज करने की कि हमें उसके जो वेपन ऑफ ऑफेंस है बेसिकली which was used for the torture, उसको भी रिकवर किया जा सके। तो वो भी इंशाल्लाह अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली वो भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगी। तो ये ऑरल, डॉक्यूमेंट्री, मेडिकल प्लस अगर इस तरह की मटेरियल एविडेंस बाकी जो आ जाती है और जो आ चुकी है उस ठीक है। वकास साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जीशान सैयद भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जीशान, आज एक बार फिर से अदालत में पेशी है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। देखिए, चूँकि कल गुज़श्ता रोज़ उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त थी, वो सेशन कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दी। फिर अदालत की जानिब से उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म जो है वो अहकामात जारी कर दिए और मुलजिमा को कमरे अदालत से बाहर जो है वो गिरफ़्तार करके लेके गए। पुलिस की जानिब से जो है वो उनको गिरफ़्तारी के बाद लेके गए और वुमेन थाना जो इस्लामाबाद की सेक्टर G7 में है वहाँ पर रात को उनका रखा गया। और आज जो जिस्मानी रिमांड है उसकी हसूल के लिए उनको सेशन कोर्ट में दोबारा पेश करेंगे। आज जो ड्यूटी जज है सिविल जज शाइस्ता करीम कुंडी, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस की जानिब से जो है वो तफ्तीश के लिए फिजिकल रिमांड की इस्तदा की जाएगी। कानूनी तौर पे जो वैसे इस्तदा की जाती है वो 14 डेज की है, लेकिन वो फिर जज की सवाबदीद होती है कि वो कितने दिनों की जो ज़माना वो दिन एक्सटेंड करा देते हैं। तो 7 दिन भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 6 दिन भी हो सकते हैं, वो सिर्फ जज की सवाबदीद है। तो आज जब वो इनको पुलिस जो है वो पेश करेगी अदालत के सामने, अदालत उनको कितने दिनों पे फिजिकल रिमांड पे पुलिस के हवाले करती है वो अब कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी तक उनको कोर्ट के सामने जो है वो पेश नहीं की गया। जैसे ही उनको पुलिस के हवाले पेश कर दे तो पुलिस दोबारा उनको इस्लामाबाद के वुमेन थाने में रखेगी और वहाँ भी उनको जो है पुलिस कस्टडी में होगी और पुलिस कस्टडी में ही उनसे तफ्तीश किया जाएगा। जब तफ्तीश मुकम्मल होगा उसके बाद दोबारा अदालत में पेश करेंगे और उसके बाद जो है उनको जुडिशल किया जा सकता है। अगर
तफ्तीश मुकम्मल होने की सूरत में उनको जुडिशल किया जाएगा तो अडियाला जेल मुंतकिली होगी। उसके बाद मुलजिमा के पास एक जो कानूनी रास्ता होगा जमानत बाद अज गिरफ्तारी की, उसके बाद वो बेल के लिए बाद में दरख्वास्त जो है वो डाल सकती है। और फिर भी जो हमारे साथ हमारे मेहमान भी आज के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी इस केस के कल उसने आर्गूमेंट्स किए, तो वकास ही जो है वो इस केस को आगे लेकर चलेंगे और फिर डिफेंड कर रहा होगा वकास की। ठीक है, ज़िशान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वकास साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर रिजवाना की तबीयत बेहतर हो जाती है, जल्दी संभल जाती है और वो इस काबिल हो जाती है कि अदालत में जाकर अपने बयान रिकॉर्ड कराएं, तो उसके लिए अब इंतज़ार किया जाएगा या पहले आपको इसका मुतबादिल हल भी है, कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा? और अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर मुलजिमा जो हैं सुमैया साहिबा, उनको कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए जी, जहां तक बयान का ताल्लुक है मजरूब का, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड पे आ चुका है। पुलिस के रिकॉर्ड पे कल जब आर्गूमेंट्स में कर रहा था तो उसका जो बयान था मैंने उस पर रिलाई भी किया, तो उसकी स्टेटमेंट आ चुकी है। अब जो सब्सिक्वेंट जो स्टेटमेंट आती है वो ट्रायल के दौरान आनी है। अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर चल रहा है, ये कंप्लीट होगा, फिर चालान आएगा जिसकी बेस पे ट्रायल इनिशिएट होना है। तो ट्रायल के दौरान ऑब्वियसली शी विल बी अ मेन स्टार विटनेस, तो वो फिर ट्रायल के दौरान उनकी जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। फिलहाल उनका बयान आ चुका है। और रही बात आपका दूसरा जो पार्ट था सवाल का कि इसमें सजा कितनी हो सकती है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑफेंसेस हैं। हर एक ऑफेंस का इंडिपेंडेंट चार्ज फ्रेम होगा जिसके अगेंस्ट जो है जितने चार्जेस जो हैं वो प्रूफ प्रोसिक्यूशन करेगी उसमें सजा हो सकती है। लेकिन उसमें अभी तक अगर मैं बताऊं तो सबसे मेजर ऑफेंस जो है वो इक़दाम कत्ल का भी है, 324 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड का, तो उसमें मतलब 10 साल भी सजा हो सकती है। इसी तरह ये है फ्रैक्चर का भी एक मेजर ऑफेंस है, उसमें भी ये सजा 10 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। बाकी टॉर्चर का जो ऑफेंसेज हैं उनमें 3 साल भी है, 5 साल भी है, 1 साल भी है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो साबित होते हैं। लेकिन ठीक है वकास साहब, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अब जिस तरह से ये रियासत की ही जिम्मेदारी है इस केस को परसू करना, क्योंकि जो जिस अहले खाना के साथ ये तमाम वाकया पेश आया वो तो इसको नहीं आगे लेकर चल सकते। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जज साहब की, तो मुलाजमत पर तो उन्होंने रखा होगा, तो उस हवाले से जो चाइल्ड लेबर कवानीन है उनका इत्तलाक जज साहब पर भी होगा, इस हवाले से भी कोई केस किया जाएगा? देखिए जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शहादत पे चलनी होती हैं। अदालतें हमदर्दी से ज्यादा उन्होंने कानून पे चलना है। तो कानून के मुताबिक जब तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं आ जाती कि जज साहब ने ही कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके थ्रू उसको कोई एम्प्लॉय किया गया है, तो शहादत होगी तो जज साहब भी इम्प्लीकेट हो सकते हैं। लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसी कोई शहादत, क्योंकि अभी तक तफ्तीश जारी भी है केस की, तो वो कबल अज़ वक्त होगा केस में ये अभी फर्दर किस तरफ जाती है। तो अभी तक में तो जज साहब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फॉर टेकिंग द चाइल्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट वो उनकी वाइफ तक तो सफा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, लेकिन जज साहब की हद तक अभी तक नहीं है। लेकिन हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये ऐसी बात भी सामने आ जाए, और इसी के लिए तो पुलिस आज भी जो है वो जिस्मानी रिमांड की सदा करेगी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इस पर्पज के लिए की जा सके। ठीक है वकास साहब, हमने बहुत से ऐसे मामलात में देखा है कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाती है, कुछ ले दे के मामलात खत्म भी कर दिए जाते हैं। अगर इन केस रिजवाना के जो वालिदैन हैं इस मामले को कोर्ट के बाहर सेटल कर लेते हैं, तो क्या रियासत फिर इस मामले को टेकअप करेगी? जी, रियासत तो आपने कल भी देखा, तो रियासत तो प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना किरदार इंडिपेंडेंटली अदा करती रहेगी। और बाकी इसमें ये होता है कि फिर कुछ जो ऑफेंसेस हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं, जिनमें कहते हैं कि उसमें सुलह हो सकती है पार्टीज की आपस में, और कुछ वो होते हैं कि जिसमें सुलह आपस में नहीं हो सकती। तो इस केस में रियासत तो बिल्कुल जब तक किसी अपने मंतकी अंजाम तक केस नहीं पहुंचता तो रियासत तो उसका पीछा करेगी मुल्जिमों का इंशाअल्लाह। ठीक है वकास, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम ये मामला पेश आया है और इसमें बहुत सारे कानूनी अफसुकुम भी मौजूद हैं, आप इस मामले को देख भी रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस हवाले से जब सोमिया साहिबा पेश हुई हैं JIT में, तो यही इत्तलात सामने आती रही हैं कि वो वहाँ पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। JIT की जानिब से क्या पूछा गया उनसे, क्योंकि वो सिर्फ इल्ज़ामात ही उन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे? देखिए जी, उसमें बड़ी एक वेग सी स्टेटमेंट उन्होंने, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है बेसिकली SIT, तो वहां पे उन्होंने जो बयान दिया है कि जी बच्ची को तो एलर्जी की बीमारी थी
और उस बीमारी की वजह से उसकी तबीयत खराब रहती थी, तो वो खुद ही कभी कभी फर्श पे गिर पड़ती थी और यही उसका सबब बना है उनकी जो डिफरेंट इंजरीज हैं। तो ये ऐसी एक स्टेटमेंट थी जो बिल्कुल ही रिकॉर्ड से मुतसादिम है, जिसका कोई बैकिंग रिकॉर्ड पे आती नहीं है और जिसको एक आप कह सकते हैं कि 180 के एंगल पे ही जो है वो मेडिकल एविडेंस जो वो दिखलाती है। तो ये बयान जो था उनका वो बिल्कुल भी सच्चाई के दूर दूर भी करीब नहीं था। तो और यही वजह थी कि उनकी ये स्टेटमेंट जो है कल उनके हालांकि कौंसल ने इसको रिलाय करने की कोशिश की, लेकिन ये बेल स्टेज पे ये अदालत ने इसको बिल्कुल खातिर नहीं लाया। ठीक है ज़ीशान, अब आपसे एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्ची के वालिदैन हैं वो अपना गुजर बसर अभी किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि यही बताया जा रहा था यही बच्ची पैसे कमा रही है, उनका जो तमाम जो सर्कल है इसी वजह से चल रहा है, अब उन्हें आने जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, इस हवाले से कोई फैसिलिटेट उन्हें किया जा रहा है? देखिए, ज़ाहिर है उनके जो मुतासरा बच्ची है उनके वालिदैन जो है वो गरीब है और अपनी गुर्बत की वजह से उन्होंने अपनी एक छोटी मासूम सी बच्ची को किसी के घर में मजदूरी करने के लिए भेजा था। अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अगर एक छोटी बच्ची किसी के घर में वो मुलाजमा है तो उनके वालिदैन की वो बहुत सारी मजबूरियाँ होगी, इसी वजह से उन्होंने अपनी बच्ची को वहाँ पर दे दिया। अब चूँकि जो कमाने वाली बच्ची थी वो किसी के हाथों जो है वो एक जुल्म का शिकार हो गई, तो उनके पास दूसरे एक बहैसियत जिंदा इंसान उनके पास मुख्तलिफ एक ऑप्शंस मौजूद है दिहाड़ी की मजदूरी के। लेकिन इस वक्त चूँकि उनकी बच्ची जो है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, तो उनके जो वालिदैन हैं उनका सारा फोकस जो है वो अपनी बच्ची के ऊपर है और वो सारा वो कभी लाहौर के हॉस्पिटल में है। तो आजकल जो केसेस शुरू, इनका जो केस शुरू हो गया सुमैया जो मुलजिमा है उसके दौरान ये जो जमानत वाले मामलात है उसमें भी उनके वालिदैन जो है वो यहाँ पे आते, गुज़श्ता रोज़ भी वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उनकी वालदा का ये कहना था कि अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी बच्ची का खून जो है जो बहाया गया ये मैं माफ़ कर दूंगा, मेरी बच्ची के ऊपर जो जुल्म किया गया इसको मैं माफ़ कर दूंगा, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगी। दूसरी बात जो वकास हैरल साहब ने बताई है कि इस मामले में अगर कोई बात बन भी जाती है, कोई सुलह सफाई भी होती है, लेकिन स्टेट मामला है, अब स्टेट उसके पीछे पड़ी है, तो इख्तिताम तक ये मामला पहुँचना ज़रूरी है और हो भी जाएगा। हमारे सामने कुछ सबूत ऐसे केसेस मौजूद हैं, उस्मान मिर्ज़ा केस मौजूद है इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट का, उसको स्टेट ने लड़ा और उस्मान मिर्ज़ा आजकल जेल में है। उसमें भी जो सुलह हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उस्मान मिर्ज़ा को जब अदालत ने सजा दी तो इस वक्त अडियाला जेल में है और हाई कोर्ट ने भी उनकी अपीलें खारिज कर दी। नूर मुकद्दम केस में जो उनके वालिद ने भी केस लड़े, लेकिन स्टेट की उसमें बाकायदा तौर पर एक हिस्सा था, वो भी उनमें सुलह सफाई तो नहीं हुई, लेकिन उस केस में भी स्टेट ने अपनी नुमाइंदगी जाहिर की थी और वो जो मुलजिमान है वो इस वक्त अडियाला जेल में है। उसामा सती कत्ल केस था जिसको पुलिस ने टारगेट करके कत्ल किया था, उसमें भी स्टेट ने अपना हिस्सा डाला था और वो केस जो मुजरिमान थे वो भी इस वक्त अडियाला जेल में है। तो ये हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान सईद, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे थे, और सरकारी वकील जो वकास हैरल हैं वो हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उम्मीद हम यही करते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो और इस तमाम को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो रिजवाना है उसको इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। तालीम वो रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। तालीम की अहमियत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं है और ये वो नुस्खा कीमिया है जो कि इंसान को इंसानियत की महराज पर पहुंचा देता है। पाकिस्तान में शरह ख्वानगी की अगर हम बात करें तो वो 57% है, जो कि काफ़ी कम है। और ये महीना आज़ादी का महीना है और आज़ादी की अहमियत उस वक्त ही बरकरार रह सकती है जब हम अपने माशरे को तालीम याफ्ता बनाएंगे। इसके लिए हम सबको ही कोशिश करने की ज़रूरत है। आला तालीम पर अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इसके अलावा मर्दों के साथ साथ जो ख़वातीन हैं वो भी बाशऊर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ताकि जो अमली ज़िंदगी है वो उसमें भी कुछ कर सकें और हमारी नस्लों को भी बेहतर परवरिश मिल सके। लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर को कॉलेजेस का शहर कहा जाता है। यहाँ के जो तालीमी इदारे हैं वो नौजवान के जहनों की परवरिश करते आ रहे हैं।
और मैं बात कर रहा हूं FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की, जो कि फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज आज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की कदीम और अजीम तालीमी दरसगाह है और आज की हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक भी FC कॉलेज से ही है। जोनाथन एडल्टन लाहौर के तारीखी फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी आज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं। एडल्टन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोलिया पर कई किताबें भी लिखी हैं। एक बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं। हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम किस्तान। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अगर हम गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो तालीम है इंसान उसके बगैर नामुकम्मल है, तो वो ये एक सबसे बुनियादी ज़रूरत है हमारी। एक दफ़ा मैं पूरा नहीं समझता हूँ जी। I just want to say that we are incomplete without education. Right. ये बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल में कि एजुकेशन, तालीम सबसे अहम बात है और FC कॉलेज एजुकेशन की बारे में। Okay, first of all, I want to know that इतनी अच्छी उर्दू आपने कैसे सीखी? Well, बात तो ये है, मेरी कहानी पाकिस्तान में शुरू हो गया। काफ़ी साल पहले हुई, लेकिन मैं मरी में पैदा हुआ और मेरे बचपन में मैंने मरी में पढ़ा तकरीबन 15 साल के लिए। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी साल हुई, लेकिन अब तक मुझे कुछ उर्दू आती है। मुझे मालूम है कि काफ़ी गलतियां हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपने तालीम के शोबे में बहुत काम किया है, आपकी बहुत अचीवमेंट्स भी हैं। आज FC कॉलेज की अगर हम बात करें हैं, एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी वो बन चुकी है। पाकिस्तान में आप किस तरह से देख रहे हैं जो हम अब एजुकेशन स्प्रेड हो रही है, उसमें FC का कितना पार्ट है? Well, मेरे ख्याल में कि हम बहुत historic institution है। ठीक है। So for this reason we kind of have set our foundation. But I think पाकिस्तान अभी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। लम्स है, AKU है, पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन मेरे ख्याल में कि हम कंपेटिटर्स नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। और our unique aspect is liberal arts education. So some are more technical schools, liberal arts, American style education. I think we're pioneers in that area, and I think it's important. So science major, वो science major, वो भी history या literature या दूसरे courses में भी पढ़ते हैं। So this is the special thing about liberal arts education. It's just not a narrow focus, but it's a broad focus. Okay, and if you are talking about any, हम किसी भी इदारे की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो रिसर्च वर्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हमने देखा कुछ साल पहले कोविड आया तो जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चेज उस पर हुई, फिर हम उसका एक तोड़ निकालने में कामयाब हुए। तो रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम कर पा रहे हैं ठीक से? जी, वो भी बहुत अहम बात है। और अभी हम यूनिवर्सिटी हैं और इसलिए हमारे रिसर्च साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर but also in the social sciences and also in the health area too. I think there's many ways in which our especially our PhD programs or MPhil programs, students work with the faculty on those programs. And I think you're right, that's the function of a university. I think also the research makes our faculty better teachers in the classroom. We put a big emphasis on what happens in the classroom, but I think when the teachers, when the faculty, when the professors, when they bring that to bear, that's very important. So R&D is a major part. A very important part for sure. ओके, तो अब किस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन है वो अभी उसमें कितनी बेहतरी की ज़रूरत है, कितनी दूर अभी हमारा सफ़र है? It's a continuing journey. It's a journey that never ends. जैसे आपने कहा कि सफ़र है, रास्ता लंबा है. You will never reach the destination. Maybe this the journey, not the destination, perhaps. But I do think that there's been progress. Again, Forman is an old institution going back to the 1860s, but as a university is relatively new, the past 20 plus years. And so we're part of that journey, and it's a journey that we share with other institutions of higher education in Pakistan. So FC becomes a liberal university. तो अगर बात करें अमेरिकन तर्ज के निज़ाम के तहत आप इसको ऑपरेट किया जा रहा है, तो यहाँ के जो फैकल्टी मेंबरान हैं वो FC के मैयार को एक इंटरनेशनल लेवल तक किस तरह से लेकर जा रहे हैं या लेकर जाएंगे? There's two things to say about that. One of my objectives when I came in, मैंने कहा कि बैन-अल-अक़वामी connections बहुत अहम बात है, भी है.
And what you find is there's a couple of ways. Our faculty, we have some international faculty, but I think more importantly, our faculty from Pakistan have degrees from around the world, and you know, produce books and, like you say, research. We did account more than 20. Our faculty have degrees from more than 20 countries, and each of them that bring their international experience is important. The other part is our students. As students, they participate in a semester abroad in the US, in Turkey, in Malaysia, other places. And then beyond that, many of our students, when they graduate, I could just rhyme off right now, our students who have received Erasmus scholarships, Fulbright scholarships, Shevending scholarships, and so they're studying abroad, and not even those big scholarships, but sometimes applying to one of our psychology students recently was awarded a postgraduate fellowship to Columbia University, another in my home state to Georgia State University. So our graduates, in terms of the international connections, are making them and are successful at that. और जब हम किसी भी एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो एफसी भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हम भेज रहे हैं, उसका फीडबैक फिर हमें कैसा आ रहा है? जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, वो वापस भी आ रहे हैं पाकिस्तान को सर्व करने, या फिर वो बाहर ही सेटल? No. I think our record here is actually very good. I understand that sometimes people say, well, you go overseas and you stay there. मैंने talab bilam अक्सर वापस आएंगे, ठीक है। And काफ़ी programs हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि exchange program Turkey में, exchange program Malaysia है। Last year, पिछले साल तकरीबन 10 के बाद 13 talab ilm, they were awarded, 13 students were awarded the UGrad scholarship for a semester in a U.S. university. So it's broadly international, any country you can think of, just about, but we are successful in that area. And maybe again, जैसे आपने कहा कि foreman में काफ़ी talab ilm वापस आएंगे. And they do get their graduate degree, but they don't stay there. They do come back to Pakistan. The biggest problem in Pakistan that higher education is expensive. So what FC is doing for those who cannot afford? Okay, so this is ये भी बहुत अहम बात है. और FC, we sponsor very large scholarship programs. So we think our campus community, talab ilm आएंगे northern areas say, Pashtun areas say, Sindh say, Punjab say भी, लेकिन हमारे we have very strong scholarship programs. Last year we had about 240 million rupees in scholarships. This year we have 330 million in scholarships, so it's an amount that increases. We tell students, and maybe say this in Urdu as well, is that they should not refrain from applying because of the cost, because that cost is often offset by scholarship programs and work-study programs. I myself, when I was a student, जब मैं talab ilm था अमेरिका में, मैं work-study student था, और मैं work-study student था, और library में मैं काम करता था. And we have the same thing here. Some of our students, work-study students, they're working Ewing Library में काम कर रहे हैं, और शायद for professor, assistant for professor. So we have very active work-study programs, and we have very active scholarship programs as well. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं FC College की, the campuses are very good. If we talk about amenities, the students have everything. Faculty को भी वहाँ पर हर तरह की facility मौजूद है. ये बड़ा कम होता है, उसको manage करना भी कोई आसान काम नहीं है. जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं, लेकिन हमारा कैंपस बहुत खूबसूरत है. आपने देखा है शायद? जी. Garden campus, बगीचा campus है, green and beautiful buildings as well. So the buildings and the campus, the खूबसूरत campus are part of the story, but the other part of the story is the very vibrant community that's there. हमारे पास तकरीबन 40 student societies हैं. I, as an outsider, have been extremely impressed with the leadership by our students, a society in almost every area you can think of. So it's a beautiful setting, it's a beautiful campus. My kids say that you can see the campus by satellite because it's one of the green spots of Lahore. Yes, and located at a very good place. It's a very good place, yeah. And it's the way that you described it, I think that adds to it. But the community that thrives in that beautiful campus, the student community, the broader faculty, staff community is a hugely important part of it as well. Okay, so we are going to celebrate 76th Independence Day of Pakistan on 14th of August.
तो और पाकिस्तान की आज़ादी का ये महीना है, अभी भी वी आर स्टिल, जैसे हम बात कर रहे थे, एक बहुत लंबा सफ़र है पाकिस्तान में, वी नीड टू वर्क ऑन एजुकेशन अ बिट मोर। तो आप क्या समझते हैं कि जो रियासत है उसको कितना काम करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दें किसी तरह से? Well, one thing to say about the August 14th, of course, we will have a ceremony, flag raising ceremony. But last year, 75th anniversary, we produced a booklet, 75 years of Pakistan, 75 years of 75 old Formanites, graduates of Forman, that made a difference. So what it was 75 small biographies of people who contributed to Pakistan, whether in politics or academics or diplomacy or media or other kinds of things as well. So we have made contributions. Pakistan ka safar hai aur Forman contributions dete hain is safar ke liye. So I think that's an important part of it. I get back to the fact we have a campus that looks like Pakistan in terms of our community. Jaise maine kaha ki we have a steady flow of students from Hunza Gilgit. Pichle hafte mein Hunza mein tha aur a lot of students came and said hello and come to my house for the hospitality. A very active Pashtun society, very active Saraiki, Punjab, and also from Sindh. I recently met a student from Umarkot. I met a student from Sucker. So I think our pride in Pakistan, and very much pride in Pakistan, is that we have a campus where people from across the country meet and interact in a very positive, respectful sort of way. Okay, so it's been so many years you're in Pakistan, serving Pakistan, and you have good connection with us as well. So how's your experience going? Oh, wonderful. Zabardast, I guess I could say. It's fantastic. I left Pakistan in 1975. Kya 50 saal pehle? I finished Pakistan. I came back a couple times. I was the USAID country. I was a diplomat. So 30 saal ke liye main diplomat mein tha. और USAID के साथ काम करता था, और इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट में सफ़ीर मंगोलिया में एम्बेसडर था भी. So a lot of work in Asia, but अब तक मेरा दिल पाकिस्तान लगता है. And so for my wife is with me. मैं यहाँ मेरी बीवी के साथ. She was a teacher in the British School in Islamabad back in the 80s. So for her also, Pakistan is an important place. Coming back after many years away, it's been a wonderful experience. Last professional chapter of my life, but it ties the different chapters of my life together in a wonderful way. We're very happy here. हम बहुत खुश हैं. और जैसे मैंने कहा कि Forman campus बहुत खूबसूरत है. हम Forman campus में रहते हैं, and it's just a wonderful setting at this stage in our life. तो जितनी अच्छी उर्दू आपने सीखी है, तो खाने में फिर क्या पसंद है? जो यहाँ के मिर्च मसाले हैं हर दिन, I wish my wife was here. I wish my wife was here. But हर दिन हम पाकिस्तानी खाना खाते हैं. हर दिन. Okay, great. Western खाना हमारे लिए बहुत कम है, लेकिन हर दिन सब पाकिस्तानी खाना, curries, spices, मिर्च, सब पसंद है. ठीक है. आखिर में मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आने वाला है 14 अगस्त, 76th इंडिपेंडेंस डे. वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट. कोई भी मैसेज जो आप पाकिस्तानियों के लिए देना चाहें? August 14th is a special day for us. It's a holiday for the university, but we start the day with a flag raising ceremony. I say a few remarks. मैं मुख्तसर तकरीर दूंगा, and we'll raise the flag, and we will remember that. I have a message, and basically it's all countries never reach their ideals and their aspirations, but they strive for them. And I think Pakistan too, for all the challenges, they strive for to meet those ideals. I'm say this in English here. I was recently in Islamabad, and maybe you've seen this big book on 75 years of Pakistan, 75 stories, and it's of people. Often they were young, but in 1947, they were part of the growth of Pakistan. They're probably in their 80s now. Several of the people there actually were Forman graduates that contributed to this. One of them being the first bank president
in Pakistan, first head of Women's Bank. I was very intrigued to see that she had a foreman degree. So, we've contributed to that journey, and I think you described it. जैसे आपने कहा कि never-ending journey, never-ending safar, long road, long road with bumps in it. Long way to go. Long road with bumps in it, but it's an important journey, and there are a lot of people that really want this journey to be successful. ठीक है, thank you so much for your time. Former Christian College University जो कि अब बन चुकी है, उनके रेक्टर जॉनथन एडल्टन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे. वेलकम बैक. प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ वायरल वीडियोस. तो मरते दम तक फिट रहना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस ख्वाहिश का जो हुसूल है वो जद्दोजहद से ही मुमकिन है. इसीलिए शायद जो दुनिया के मौमर तरीन बॉडी बिल्डर हैं वो अब भी जिम जाते हैं. अमेरिका के 90 साला जिम फ्रीक ऑर्गिंटन नामी बुजुर्ग दुनिया के मौमर तरीन बॉडी बिल्डर हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जिम ऑर्गिंटन 2015 में 83 साल की उम्र में पहली मरतबा रिकॉर्ड बुक में शामिल हुए हैं. जिम ऑर्गिंटन ने 1947 में 15 साल की उम्र से वज़न उठाकर वर्जिश करना शुरू की थी और वो आज भी जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. सबके लिए एक बड़ी मोटिवेशन भी है और ये बॉडी बिल्डिंग के जो कंपटीशन होते हैं उनमें हिस्सा भी लेते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में उन्होंने पोजीशन भी हासिल कर रखी हैं. जिम ऑर्गिंटन वक्त से पहले पैदा हुए थे, कमज़ोर थे और पैदाइश के वक्त जो उनका वज़न था वो सिर्फ 2.5 किलो था. इस हवाले से वो ये बताते हैं कि वालिदैन ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो टाइटल होल्डर होने के बाद मेरे लिए एक पूरी नई कायनात खोल दी थी और मुझे जो आगे बढ़ने का हौसला था वो मिला था. तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है. हम ये चीज़ें देखते हैं कि कोई ना कोई गोल इंसान का ज़रूर होना चाहिए. एज इज़ जस्ट अ नंबर. तो आपको अपने आप पर सिर्फ काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है. तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं. इसका जवानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है. 90 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो चुका है. आज भी बॉडी बिल्डर हैं वो लड़ते हैं और उसमें पोजीशंस भी हासिल करते हैं. अच्छा, आगे बढ़ते हैं और एक और अहम वीडियो है जो आपके साथ शेयर करेंगे. बासलाहियत आर्टिस्ट हैं एक, जिन्होंने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को अपने मुनफरिद तख्लीकी अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया है. हाल ही में एक आर्टिस्ट ने ऑफ स्टाइल्स के नाम से मौजूद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि आर्टिस्ट ने आइसक्रीम स्टिक्स, माचिस की जो डब्बियां हैं उनका इस्तेमाल किया है और उनको आपस में जोड़कर एक ढांचा तैयार किया है और फिर उसे तेज़ रोशनी में दीवार के सामने रखा. तो दीवार पर उसके साए से बाबर आजम की तस्वीर बन गई जो कि सबके ही फेवरेट खिलाड़ी हैं. तो एक सारिफ ने आर्टिस्ट से मुखातिब होते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा कि आपको ये बताने में 1 हफ़्ता लगा, मैं वाकई आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ. सारिफ ने फ़ख्र का इजहार करते हुए ये इंकशाफ भी किया कि मैंने इन्हें चैलेंज किया था कि आप ये नहीं बना सकते, लेकिन इन्होंने कर दिखाया और 5,000 रुपये की शर्त भी जीतने में कामयाब हुए हैं. तो एक बड़ा ज़बरदस्त आर्ट का नमूना है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ है. इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.